हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम साहित्य विषय में महाकवि दंडी की जीवनी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और यह प्रश्न हमारी शास्त्रीय परीक्षाएं जैसे शास्त्रीय टेट नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आचार्य दंडी का समयकाल साहित्यकारों के लिए चर्चा का विषय रहा है, जिसमें कि अनेकों मत देखने को मिलते हैं। परंतु एकात्मक रूप से इनका समयकाल जो माना जाता है वह 7वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका समयकाल माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वह कांची नगरी को माना जाता है। इनके पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी है। और इनको जो आश्रय दिया था यानी कि प्राचीन समय में कवियों को या साहित्यकारों को राजा जो होते थे वह अपने राज्य में आश्रय दिया करते थे। तो जो इनके आश्रयदाता माने जाते हैं वह पल्लव नरेश को माना जाता है। और इनकी जो विशेषता मानी जाती है या काव्य के रूप में जो इनकी विशेषता मानी जाती है वह पदलालित्यम यानी कि दंडिनः पदलालित्यम, जिसका अर्थ है पदों की लालना करना। यथार्थ रूप से दंडी की रचनाओं को पढ़कर या सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाना पदलालित्य कहलाता है। तो यह इनकी विशेषताएं हैं जो परीक्षाओं में आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पदलालित्यम किसकी विशेषता है। तो पदलालित्यम दंडी की विशेषता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वंशावली। आचार्य दंडी का वंशावली क्रम विख्यातिक तौर पर भारवी से प्रारंभित माना जाता है, क्योंकि इस वंश में जो प्रसिद्ध साहित्यकार या कवि थे वह आचार्य भारवी थे। और आचार्य भारवी का जीवन परिचय हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। कृपया आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छी पकड़ हो सके। तो भारवी के जो पिता का नाम था वह नारायण स्वामी था। तो इनके 3 पुत्र हुए। भारवी के 3 पुत्र थे, जिसमें कि मध्यम पुत्र जो इनका था वह मनोरथ था। और मनोरथ के भी 4 पुत्र हुए, जिसमें कि इनके सबसे छोटा पुत्र जो था वह वीरदत्त था। और वीरदत्त की स्त्री का नाम था या इनकी पत्नी का नाम था गौरी। और इन दोनों की जो संतान हुई वह है आचार्य दंडी। और यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि भारवी के प्रपौत्र हैं तो भारवी के प्रपौत्र दंडी है। और यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि दंडी के प्रपितामह हैं तो दंडी के प्रपितामह आचार्य भारवी हैं। इसके अतिरिक्त इनके बाल्यकाल में ही इनके माता पिता का यानी कि दंडी के माता पिता का देहांत हो गया था। तो इनके देहांत के बाद यह इधर उधर जाकर विद्या अध्ययन करने लगे। तो चलिए आगे देखते हैं। साहित्य रचनाएं। आचार्य दंडी की मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें कि सर्वप्रथम आती है दशकुमार चरितम। तो दशकुमार चरितम में 10 राजपुत्रों का या 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन किया गया है। और यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि दशकुमार चरितम की साहित्यिक विधा है तो इसकी साहित्यिक विधा निकलती है गद्य काव्य या इसे आख्यायिका भी हम कह सकते हैं। और इसे 3 भागों में व्यवस्थित किया गया है। पहला आता है पूर्व पीठिका, जिसमें कि 5 परिच्छेद हैं। और इसका जो दूसरा या सबसे मुख्य भाग आता है वह दशकुमार चरितम है। दशकुमार चरितम में 8 राजपुत्रों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि इसमें परिच्छेद पूछे जाएं तो इसमें 8 परिच्छेद हैं। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि दशकुमार चरितम में परिच्छेद हैं तो इसमें 8 परिच्छेद आते हैं। और इसका जो अंतिम या इसका परिशिष्ट भाग आता है वह उत्तर पीठिका आता है। और उत्तर पीठिका में 2 राजपुत्रों का वर्णन किया गया है। इसमें 8 राजपुत्र यानी कि जो इसके दूसरे भाग में 8 राजपुत्र और जो इसका अंतिम भाग आता है उसमें 2 राजपुत्रों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए दशकुमार चरितम का परिशिष्ट भाग माना जाता है तो वह उत्तर पीठिका को माना जाता है। और दशकुमार चरितम में न तो पूर्व पीठिका और न ही उत्तर पीठिका दंडी की मुख्य रचना मानी जाती है। कालांतर में यह 2 रचनाएं या 2 पीठिकाएं इसमें सम्मिलित की गई है। तो इसकी जो सबसे मुख्य रचना या दंडी की रचना मानी जाती है वह सिर्फ दशकुमार चरितम को मानी जाती है, जिसमें कि 8 परिच्छेद आते हैं। और इनकी जो दूसरी रचना है वह काव्यदर्श है। तो काव्यदर्श मुख्य रूप से रीति संप्रदाय का साहित्य संबंधी ग्रंथ है, जिसमें कि 3 परिच्छेद मिलते हैं। इसके पहले भाग में या पहले परिच्छेद में काव्य की परिभाषा, काव्य भेद, महाकाव्य के लक्षण आदि निरूपित या विवेचित किए गए हैं। और इसके दूसरे भाग में या दूसरे परिच्छेद में
दंडी द्वारा निरूपित 35 अर्थालंकार विवेचित किए गए हैं। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि दंडी ने काव्यदर्श में कितने अर्थालंकार निरूपित किए हैं, तो उन्होंने 35 अर्थालंकार निरूपित किए हैं। और इसके अंतिम भाग में या तीसरे परिच्छेद में प्रहेलिका इत्यादि वर्णित की गई है। और इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मानना है कि दंडी ने पल्लव राजपुत्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से काव्यदर्श की रचना की थी, जो कि काव्यदर्श के विषय में एक मुख्य फैक्ट सामने आता है। और इनकी जो अंतिम रचना है वह अवंती सुंदरी कथा है। तो विद्वानों का मानना है कि अवंती सुंदरी कथा दक्ष कुमार की खोई हुई पीठिका है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान मानते हैं कि इन जो अवंती सुंदरी कथा है उसकी लेखन शैली के आधार पर यह दंडी की रचना नहीं है, परंतु इसका कुछ विद्वान खंडन करते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि इसकी साहित्यिक विधा की बात करें तो इसकी साहित्यिक विधा निकलती है गद्य काव्य। यह भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। और यह वीडियो यदि आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो या परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।